सुप्रभात। मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। बीए पार्ट 1 हिंदी ऑनर्स, साथ ही इस सब्सिडरी में बीए पार्ट 1 पार्ट 2 में विद्यापति को पढ़ना है, अर्थात पाठ्यक्रम में रखे गए हैं विद्यापति। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो मैं आज संक्षेप में विद्यापति के बारे में बात करूंगा, जिसमें विद्यापति का साधारण परिचय मात्र होगा। विद्यापति हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें संक्रमण काल का कवि भी कहा जाता है। संक्रमण काल इसलिए क्योंकि वे उनका समय जो है वह आदि काल और भक्ति काल के बीच का मध्य का समय है, जिसकी वजह से लोग उन्हें संक्रमण काल का कवि कहते हैं। खैर, विद्यापति बिहार के मधुबनी जिला के ही बिस्पी गांव में जन्मे थे, यानी आप कह सकते हैं तिरहुत क्षेत्र के कवि हैं। विद्यापति का जन्म तो निश्चित नहीं है, मतलब जिसे कहा जा सके कि प्रामाणिक हो पूरी तरह से किया ही है, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों ने बहुत सारे मतभेदों के बावजूद, विवाद के बावजूद भी लगभग 1380 ईस्वी उनका जन्म माना जाता है। 1380 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है, यानी उसी के आसपास हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। उनका परिवार वो सौभाग्यशाली थे कि उनका एक जन्म भी एक ऐसे परिवार में हुआ जो परिवार संस्कृत का पंडित परिवार कहा जाता है। यानी वह उनके पिताजी खुद गणपति ठाकुर राज पंडित थे, यानी उनको बचपन से संस्कार में ही पढ़ने लिखने की और ज्ञान की का परिवेश मिला। मैथिल ब्राह्मण कह सकते हैं, यानी मैथिल ब्राह्मण परिवार में विद्यापति का जन्म हुआ, इसलिए मैथिल ब्राह्मण कहा जाता है। वैसे उनको तो विद्यापति के लिए उपाधियों की एक लंबी श्रृंखला ही लग गई है। उनकी विद्यापति की जो पदावली है, जो कि पदावली के आधार पर उन्हें मैथिली कोकिल तक कहा गया। उनके प्रिय जिस राजा जिसके दरबार में रहते थे, यानी आश्रयदाता भी कह सकते हैं, लेकिन मित्र जैसा ही व्यवहार कहा जाता कि रहा है उनका, वो शिव सिंह, वह भी उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि से शोभित किए। इसके अलावा बहुत सारे उनको उपाधियां मिलती रही, कवि रंजन, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, तमाम प्रकार के ऐसे। उनकी ऐसे देखा जाए तो विद्यापति शुरुआत में संस्कृत में लिखते थे। उनके संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें से कई प्रसिद्ध हैं, लेकिन दो खासकर भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में या शैक्षणिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न कि भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा किसकी रचना है, तो दो महत्वपूर्ण रही है। उसके साथ ही उन्हें उनकी जो प्रसिद्ध रचनाओं में संस्कृत के साथ साथ संस्कृत, अवहट और मैथिली 3 भाषा में विद्यापति लिखे हैं। अवहट में उनकी 2 रचना है, कीर्तिलता और कीर्तिपताका, और यह दोनों रचनाएं शिव सिंह और कीर्ति सिंह, जो कि दोनों राजा थे, लगभग मतलब भाई थे दोनों, जिनके तारीफ में या कहें कि उनकी वीरता की प्रशंसा करने में, उनकी ओजस्वी गुण को लेकर, उनके साहस को लेकर विद्यापति ने लिखा रचा। यानी उसमें पूरी तरह से उनके समकालीन स्थिति का, परिवेश का, राजाओं के बीच का संबंध का वर्णन किया गया है, जो अवहट भाषा में है। शिव सिंह की पत्नी कहें, पटरानी कहें, रानी कहें, जो भी कहें, थी लक्ष्मा, एक लक्ष्मा, उनका नाम था लक्ष्मा देवी। लक्ष्मा देवी को शिव सिंह को संबोधित करके भी
यानी समर्पित करके विद्यापति ने कई पदावलियाँ लिखी हैं। पदावलियाँ उनकी मैथिली भाषा में है। यानी कृष्ण और राधा के प्रेम में भी वियोग लगभग न के बराबर है, संयोग प्रेम ज़्यादा है, संयोग श्रृंगार रस का है। तो उसके ऊपर राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर उन्होंने ढेर सारी पदावलियाँ लिखी हैं और वो पदावलियाँ उन्हें हिंदी में एक अपनी प्रसिद्धि दिलाई, एक अपना स्थान तय कर दिया। क्योंकि उनके लेकिन उनकी पदावलियाँ को लेकर भी विवाद होता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो भक्त कवि हैं, यानी कृष्ण के भक्ति में लिखे हैं, राधा कृष्ण के भक्ति में लिखे हैं। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि नहीं, वे भक्त कवि नहीं हो सकते, वो सिर्फ श्रृंगार कवि कहे जा सकते हैं। और राजा रामचंद्र शुक्ल तो कहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों के रचना जयदेव के अनुकरण पे ही शायद की गई हो। इसका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे, उन्होंने इस पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त रूप में नहीं। यानी वो कहते हैं कि जो जयदेव ने गीत गोविंद लिखी है, उस गीत गोविंद में जो राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किए हैं, उसी का अनुकरण करते हुए उसी के आधार पे विद्यापति भी लिखने की कोशिश की है। यानी विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगार का वर्णन किया है, न कि भक्ति का वर्णन किया है। अर्थात उन्हें भक्त कवि नहीं कहा जा सकता है, उन्हें एक श्रृंगार कवि कहा जा सकता है। भक्त वास्तव में वे शैव के थे, यानी शैव मत के अनुयायी थे, न कि कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण का सिर्फ प्रेम वर्णन, श्रृंगार वर्णन किया है। अब साथ ही बताते चले कि जयदेव ने गीत गोविंद में राधा कृष्ण के बारे में जो वर्णन किया है, कहा शायद क्या लगभग सच ही है कि गीत गोविंद से पहले कृष्ण काव्य में या कृष्ण से संबंधित राधिका नाम का कहीं कोई चर्चा नहीं है। अर्थात कि गीत गोविंद से पहले कृष्ण के साथ गोपिकाएं होती थीं, पर राधा नाम की कोई गोपिका नहीं होती थी, यानी राधा नाम ही नहीं था। पहली बार राधा नाम का जिक्र गीत गोविंद में जयदेव करते हैं, उसके बाद एक चलन में चल जाता है। और आज हम देखते हैं बाजार में या कहीं भी कि प्रेम के प्रतीक के रूप में भी कृष्ण का जो प्रतिमा बिकती है, वह उनकी पत्नी रुक्मणी या किसी और के साथ नहीं बल्कि राधिका के साथ है। बहुत लोगों को तो यह मान के चलते हैं कि कृष्ण की पत्नी राधा ही थी, मतलब कुछ लोग ऐसा भी भूल कर लेते हैं। तो एक राधा की कल्पना जो की गई उस समय, वह साकार हो गया, रूप ले लिया, यानी कृष्ण और राधा का एक मेल बना दिया गया। तो वहाँ गीत गोविंद से शुरू होता है। तो अब भक्त शैव मत के होते हुए, कई कुछ लोग तो बोलते शाक्त मत के भी थे, लेकिन शैव उपासक माने जाते हैं। शैव होते के साथ भी उन्होंने कृष्ण और राधा के ऊपर खूब लिखा, जिसके कारण अब उसके आधार पे भक्ति और जब श्रृंगार कवि का विवाद चलता है, तब उस समय उस पर भी रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं अपनी किताब में कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को, यानी रामचंद्र शुक्ल उन पे कटाक्ष करते हैं जो विद्यापति को भक्त कवि कहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि श्रृंगार का वर्णन जरूर किए हैं, पर उसमें भक्ति भी है, यानी हम नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते कि वो भक्त कवि नहीं है पूरी तरह से। यह सही है, यह उचित हो सकता है कि वे श्रृंगार कवि पहले हैं, भक्त कवि बाद में है, लेकिन भक्ति का भी भाव है, श्रृंगार का भाव ज़्यादा है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि मूलतः यदि उनकी पदावली को देखा जाए तो मूलतः विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनके कविता में प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत वर्णन है। और बसंत ऋतु तो जैसे उनकी कमजोरी हो गई हो, उनकी कविताओं में बसंत ऋतु की खूब तारीफ, खूब चर्चा मिलती है। बसंत ऋतु के में उनके राधा कृष्ण का मिलन का, प्रेम या कहें कि प्रेमी प्रेमिका का मिलन का वर्णन खूब है। विद्यापति के बारे में एक पंक्ति यह भी है, लोग कहते हैं कि विद्यापति का जो जीवन सिद्धांत या रचना सिद्धांत या सैद्धांतिक वाक्य कहें तो यह था कि यौवन के दिन ही गौरव के दिन हैं। यानी जो जवानी के या यौवन के जो दिन होते हैं वही गौरव के दिन होते हैं। शायद इसी को केंद्र में लिखकर उन्होंने उसी
यौवन के सौंदर्य को या यौवन के काल को, प्रेम चर्या को, जीवनचर्या बना को जो भी कहिए, उस काल को ही अपने पदावलियों में यानी कविताओं के केंद्र में रखकर कविता लिखे हैं हम। उनके गीत भी मैं आज भी मैथिली में उनके गीत बहुत सारे गाए जाते हैं, तो गीत भी लिखे हो उन अब उनके मृत्यु के समय को लेकर भी कोई निश्चित तिथि तय नहीं की जा सकी है, लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं कि लगभग वो 1448 ईस्वी के आसपास उनकी पंक्तियों, उनकी राजाओं के, शिव सिंह के कुछ घटनाओं को लेकर जोड़ा जाता है कि 1447 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हुई होगी। तो यह रहा विद्यापति का सामान्य परिचय। अब उनकी हम कविताओं की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।